नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सुर्खियों में है। विज्ञान, संचार और इसके प्रसार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्या उपयोगिता हो सकती है, साथ ही एआई के उपयोग की क्या चुनौतियां हो सकती हैं और इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इस विषय पर आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया जी से। आपका स्वागत है सर आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी, आपका धन्यवाद। डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया डीएसटी में सलाहकार एवं प्रमुख के पद पर रह चुके हैं और आकाशवाणी के अपर महानिदेशक भी रह चुके हैं। सबसे पहले हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताइए कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको कई मामलों में मल्टीप्लाई करती है। उसको हम सही अगर आम आदमी की भाषा में समझें, जो हमारा कंप्यूटर है या जो हमारा फिजिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड हैं, वो उसको कई गुना बढ़ा देती है। उससे आप जो एक थिंकिंग का प्रोसेस है, कई सारी मशीनें बनाई गई, पहले डिजिटल टेक्नोलॉजी आई जो बहुत सारे काम कर सकते थे, लेकिन एआई पूरी तरह से इसने परिवर्तन कर दिया है। ये थिंकिंग करके उसका इंटरप्रिटेशन और नए नए सॉल्यूशंस भी देती है। ये कई मामलों में उससे आगे है और इसको हम आम लोगों के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि आप ईमेल आज हर कोई जानता है, तो ईमेल जब हमारे पास आता है तो उसमें एक स्पैम होता है, तो स्पैम में जो अनचाहे ईमेल हैं वो अपने आप उसमें चले जाते हैं, कुछ एक को छोड़ करके, लेकिन ज्यादातर वो व्यवस्था बनाई गई है। ये कौन करता है? ये एआई करता है, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं बैठे हुए हैं जो ये देख लें कि ये मेल आपके काम का है, ये मेल आपके काम का नहीं है, तो वहां चला जाता है। दूसरा, जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं, जब आप टिकट बुक करने की प्रोसेस में होते हैं, तो कंप्यूटर पर या फोन पर बहुत सारे आपके पॉपअप्स आने लगते हैं। वो कौन प्रॉम्प्ट करता है? वो सारी चीजें एआई प्रॉम्प्ट करती है। और कहा तो यहां तक जाता है कि अगर आप गूगल करते हैं तो उसको देखने के भी एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं, और उससे पहले कि आप उसमें आगे काम करें, वो जो कंपनियां जिन्होंने वो एल्गोरिदम्स लगाए हुए हैं वो उसको कैच कर लेती हैं और वो उस पर काम पहले से शुरू कर देती हैं अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत भी है। कुछ टाइप कर रहे होते हैं, वो आगे आगे आपको बताने लगता है, उसके स्पेलिंग्स और इसके मीनिंग आ जाते हैं और कई तरह से इसको प्रॉम्प्ट करता है। तो ये जो प्रॉम्प्टिंग है ये कौन कर रहा होता है? एआई कर रही होती है। तो ऐसी कई चीजें जो हो रही हैं, सब चीजों के आजकल एल्गोरिदम्स ज्यादातर बने हुए हैं और एल्गोरिदम्स बना करके वो उसको प्री प्लान कर देते हैं कि किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ना है। उसकी अच्छाइयां भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हैं। इसका तो ये अर्थ हुआ कि एआई से हम रोज रोज रूबरू होते हैं, बस हमें ये नहीं पता चलता है कि वो एआई कर रहा है या कैसे हो रहा है। वो आते हैं आगे एआई एप्लीकेशंस की तरफ, तो कौन कौन से एआई एप्लीकेशंस हैं? देखिए, एआई के बहुत सारे अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और काफी हद तक मर्ज भी हो चुकी है। अभी इसमें नई नई रिसर्च भी हो रही है, नए नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं और भारत में भी काफी काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, या बिजनेस सेक्टर है, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इन सभी में एआई का महत्व है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा एक स्टार्टअप आया है जो आप देखते होंगे, बरसात में या वैसे भी सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, तो सड़कों के गड्ढे भरना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। गड्ढों को पहले आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो एआई के माध्यम से उन गड्ढों की मैपिंग करने का एक प्रयास किया गया है और उसके द्वारा करीब 50,000 किलोमीटर जो पेट होल्स हैं उनकी मैपिंग करी गई है, ताकि कंसर्न जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो उसको ठीक तरह से भर पाएं। और जब उसको भराई करनी है तो वो भी पता नहीं होता कितना गहरा गड्ढा है, कितना ऊंचा गड्ढा है, किस प्रकार की उसकी मिट्टी है, किस प्रकार का उसका गठन है। जैसे आप देखें मध्य प्रदेश में ऐसी काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, जहां पर कितनी भी सड़कें आप उसमें कोलतार और ये सारे डाल दीजिए, वो पक्की नहीं होती हैं। हर समय वहां पर थोड़ा सा पानी बरसता है और वो सड़कें खराब हो जाया करती थी। लेकिन आगे चल करके उनको अब ठीक करने के प्रयास किए गए हैं और अब बेहतर सड़कें हैं। तो एआई के माध्यम से इस तरह की चीजें जहां इंसान ज्यादातर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ड्रोन के माध्यम से और इस तरह के माध्यम से उसकी मैपिंग करी जाती है और मैपिंग करके उसका पूरा मूल्यांकन करके एग्जैक्टली कितना मटेरियल भरना है, किस प्रकार का मटेरियल भरना है, कैसे उसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ये सारी चीजें करी जाती हैं। एक ये मुख्य एप्लीकेशन सामने आई है। दूसरी एप्लीकेशन आप देखिए कि सीमा पर हमारे सैनिक पहरा देते हैं और उनके लिए बहुत सारा अनुसंधान किया गया है। डीआरडीओ उसमें काम कर रहा है, तो उन्हें कई बार बहुत उच्च तापक्रम पर काम करना पड़ता है, 50+ और -50 डिग्री सेल्सियस में भी उन्हें रहना पड़ सकता है। तो ऐसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, उनमें रहने के लिए एआई सपोर्टेड जैकेट बनाई गई है। ऐसी जैकेट जहां कई बार उन्हें बर्फ में चलना पड़ता है और ऐसे मुश्किल क्षेत्रों में जाना पड़ता है, और उसके साथ साथ अपना वेट लेते हैं, हथियारों का वेट लेते हैं, अपने खाने पीने का वेट लेते हैं और कपड़ों की कई परतों का वेट लेके चलते हैं। एआई ने वो जो कपड़ों की परतें हैं वो कम कर दी हैं
ये किस प्रकार संभव हुआ? उसमें ऐसा मटेरियल लगा करके और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको मैपिंग करके और उसकी वार्मिंग की जो स्थिति है उसको बढ़ा करके मटेरियल आइडेंटिफाई करके और उसको बनाया गया है ताकि वो उतने कम तापमान में भी उपयोगी रहे। तीसरा, जैसे आप देखते हैं कि टेली मेडिसिन की बातचीत होती रही, काफी कारगर भी है। आज स्टेथोस्कोप ऐसा बनाया गया एआई के माध्यम से, रूरल जो एरियाज हैं, पब्लिक है, वहां पर कोई भी व्यक्ति उससे अपना डाटा ले लेगा, उस डाटा को मोबाइल में डाल करके एआई द्वारा उसको डॉक्टर दूर बैठा हुआ शहर में इंटरप्रेट करके और उसका मेडिसिन सजेस्ट कर देगा। तो इस तरह के एप्लीकेशंस भी हैं हेल्थ सेक्टर में। एक एक्सोस्केलेटन, लोगों को चलने के लिए, मोबिलिटी की समस्या जिनको होती है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एआई सपोर्टेड है, जो काफी सस्ता है, काफी हल्का है और इस तरह से बनाया गया है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि इजराइल ने बहुत पहले ये काम किया था कि जहां पानी की जरूरत है वहीं पानी की सिंचाई पौधों में करी जाएगी, जहां पर पेस्टिसाइड की जरूरत है जितनी जरूरत है उतना ही उसको दिया जाएगा। जैसे हमारे शरीर में भी ऐसे प्रयोग हुए हैं कि दवाई की जिस अंग में जरूरत है उसी अंग में उसको प्रोग्राम किया जाएगा कि वहीं जाकर के पहुंचे। तो इस तरह से एक ऐसा डिवाइस बनाई गई है जो कैमरे से पूरा मैपिंग कर लेगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और कई सारे सेक्टर्स में इसका बहुतायत से इस्तेमाल हो रहा है और आगे और भी संभावनाएं ओपन अप होंगी। अगर बात करें संचार माध्यमों की, जैसे रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, प्रिंट हो गया, दृश्य, श्रव्य और प्रिंट मीडिया में, तो इस मीडिया में विज्ञान संचार में किस प्रकार से एआई एप्लीकेशंस की भूमिका हो सकती है, कैसे उपयोगिता हो सकती है इन माध्यमों में? इसमें मैं आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर ने एक एडिटोरियल प्रकाशित किया और वो एडिटोरियल एआई सपोर्ट द्वारा कंप्यूटराइज्ड रोबोट ने लिखा है और वो खुद भी वर्णन कर रहा है कि इस प्रकार से मुझे ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो उसके कंटेंट हैं कि हमें इन विषयों पर एडिटोरियल चाहिए, वो उसमें फीड कर दिए गए और उसने अपने ही नेटवर्क से, इंटरनेट से डाटा लेकर के और उसको इंटरप्रेट करके और पूरा एक नया एडिटोरियल तैयार कर दिया जो कि ह्यूमन बीइंग लिखते रहे हैं। जी। ये एक शुरुआत थी इस तरह के काम की। आगे चल करके अगर इसको देखें तो वो पोइट्री भी लिख रहा है, एआई सपोर्टेड पोइट्री भी आ रही है। तो ये इस तरह से कविताएं, लेखन, विज्ञान के शोध पत्र, विज्ञान की थीसिस, ये सारे एआई द्वारा लिखे जा सकते हैं और ऐसे प्रयास कुछ अभी हुए भी हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे फोक मीडिया है, अब फोक मीडिया में हमने एक हाइब्रिड का इस्तेमाल किया था। हाइब्रिड जब हम कहते हैं, हमने एक लोक कला माध्यम जो स्टेज पर होता है और पीछे स्क्रीन पर डिजिटल मीडिया में उससे संबंधित कुछ चीजें चल रही हैं। अब अगर आप, जैसे पपेट शो है, पपेट शो में अगर एआई एप्लीकेशन डाल दें तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी प्रस्तुतिकरण है और ज्यादा निखार उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम चीजों को और बढ़ा सकते हैं और उसमें विज्ञान का कोई संदेश, उसमें स्वास्थ्य का कोई संदेश, उसमें पर्यावरण का कोई संदेश, इस प्रकार से हम उसको दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये विज्ञान संचार में भी इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। दूसरा एक प्रयोग किया गया है, अभी काफी सारा सोशल मीडिया में भी आया था, कि आईआईटी मद्रास ने अपना दीक्षांत समारोह किया, कन्वोकेशन किया कोविड के दिनों में। और कोविड के दिनों में, जैसा कि पता है, मूवमेंट संभव नहीं था, तो पूरा एक स्टेज सजाया गया, उसमें जो चीफ गेस्ट हैं और जो उसके चेयर हैं और जो उसके पूरे लोग हैं जो कन्वोकेशन की जरूरी है, वो सारे वहां बैठे हुए हैं। ऑल्दो वो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने जो है स्टेज पर बैठे हैं। जिन बच्चों को डिग्री मिलनी है, अवार्ड होनी है, वो बच्चे भी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने हॉस्टल में बैठे हुए हैं। और वो, उनको जो है, जिस बच्चे का नाम पुकारा जाता है, वो बच्चा सशरीर, ऐसा लगता है कि वहां स्टेज पर प्रकट हो गया, वो जूम करके ऐसे उसमें प्रकट हो जा रहा है। फिर वो जो चीफ गेस्ट है उसको मेडल पहनाते हैं और उसको कहते हैं कि आप 5 मिनट का अपना स्पीच दीजिए डिग्री एक्सेप्टेंस की। वो उसमें अपनी स्पीच देता है, उसके बाद नमस्कार करते हैं, धन्यवाद, डिसअपीयर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं जो दूरस्थ शिक्षा या इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करने के लिए प्रेरित करेंगे और इसको और ज्यादा सशक्त और सक्षम बनाएंगे। अभी जब आपने बात की आईआईटी के दीक्षांत समारोह की, इससे एक और बात मुझे ध्यान आई, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, आजकल चैटबॉट्स बहुत ही प्रचलन में हैं। कई स्टूडेंट्स तो चैटबॉट के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो इसकी क्या भूमिका हो सकती है शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर इसकी क्या चुनौती हो सकती है? देखिए, चैटबॉट से आप सारा का सारा अपनी चीजें व्यवस्थित कर सकते हैं और व्यवस्थित रूप से उनको आप तैयार कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यवस्थित रूप से सहेज सकते हैं। और अलग अलग विषयों के जो इस तरह के चैटबॉट्स बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, जैसे एक बायोटेक्नोलॉजी का भी बनाया गया है, अलग अलग बच्चों के इस तरह के जो है बनाए जा रहे हैं विषयों के। तो वो एक तरह से क्या है कि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रदान करता है जिस
जिसमें आप पूरी जानकारी ले भी सकते हैं, जानकारी दे भी सकते हैं, जानकारी को रख भी सकते हैं। तो उसको व्यवस्थित करने का एक तरीका है और जिसके माध्यम से शिक्षा में जरूर काफी इजाफा होगा। और आजकल तो बच्चों को सारे वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, सारी चीजें इस तरह से वर्चुअल हैं, तो ऐसी दशा में और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से खास तौर पर इसका काफी योगदान होगा, काफी इसका एप्लीकेशन होगा। अगर बात करें भारत की स्थिति के बारे में, तो विश्व में कहाँ खड़ा है एआई के क्षेत्र में भारत? जैसे मैंने बताया, अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और एक ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। भारत नेतृत्व कर रहा है एआई में और करीब 29 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जिसमें फ्रांस, जापान, भारत और बड़े बड़े कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं। और इस अलायंस का मकसद है कि एआई के हर पहलू पर और हर एक प्रकार के एप्लीकेशन पर पूरी की पूरी रीति नीति बनाई जाए, क्योंकि इसके जोखिम भी हैं और बहुत सारी संभावनाएं भी हैं, ताकि एक मर्यादित रूप से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़े और संसार के दुनिया के हित में काम करे। जैसे कि आपको याद होगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि हर मशीन के पीछे एक इंसान होना चाहिए और मशीन को इंसान कंट्रोल करे, इंसान को मशीन कंट्रोल ना करे। तो एआई के माध्यम से ये जोखिम थोड़ा बढ़ गया है, तो उसको देखते हुए अलायंस बनाया गया है। और इस ग्लोबल अलायंस में कई सारे देश हैं। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, इसमें एजुकेशन, इसमें रिसर्च और कोलैबोरेशंस, और इसके आपस में अगर कोई इस तरह के क्राइम्स अगर एआई के होते हैं, उनमें भी एक्सचेंज के बारे में उसमें व्यवस्था है, जानकारी आदान प्रदान की। अभी एक और एआई मिशन, आपने क्वांटम मिशन सुना होगा और साइबर फिजिकल मिशन सुना होगा जो डीएसटी लाया था। अभी एआई मिशन भी एक आने को है और इस एआई मिशन के आने से इस दिशा में एक आमूल चूल एक क्रांति आएगी और भारत में एक मिशन मोड में इसमें काम शुरू होगा। बहुत सारे विश्वविद्यालय, आईआईटीज और जितने भर हमारे शोध संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सारे इसमें लगे हुए हैं और पहले से ही इन्होंने काम शुरू कर दिया है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, तो उसमें और काफी तरक्की होने की संभावना है। एआई के इस्तेमाल के रिस्क क्या क्या हैं? हर टेक्नोलॉजी जब आती है तो कुछ ना कुछ अपने साथ में रिस्क भी लाती है, समस्याएं भी लाती है। अभी एक हाल में घटना हुई है, जैसे आप देखते हैं किसी फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, तो उसमें चीजें आती हैं, तो उसमें एक रोबोट बनाया गया और उसकी ड्यूटी ये थी कि बॉक्सेज उसको उठा उठा करके कन्वेयर बेल्ट में डालने थे, आगे जा करके उनको प्रोसेस होकर पैकिंग होनी थी। उस समय क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ी से वो बॉक्स आने बंद हो गए, तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, तो रोबोट ने उसी को बॉक्स समझ लिया और उसको पकड़ के कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया, तो जिससे आगे चल करके उसका इलाज के दौरान खत्म हो गया। तो इस तरह की समस्याएं हैं, इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। और जिसकी हम लोग शुरू से बात करते आए हैं, साइंटिफिक टेम्पर, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो इसी बात को फिर से रेखांकित करता है कि सुनी सुनाई बात पर या कोई भी ऐसी चीज है जिसको आपको लगता है कि ये सही ना हो, तो उसमें संदेह करके सच तक पहुंचने की एक जो प्रवृत्ति है वो विकसित करने की अब एआई के दौर में बहुत आवश्यकता है। जी, जैसे अभी आपने बात की साइबर क्राइम बहुत ही चर्चे में है, वैसे ही जब नई कोई व्यवस्था आती है तो साथ में उसके क्राइम भी आता है, लेकिन इससे अलग हटके इस क्षेत्र में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? संभावनाएं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सारे सेक्टर्स में संभावनाएं हैं। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर का काफी हमने चर्चा की कई मुद्दों पर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमने चर्चा की कई मुद्दों पर, हेल्थ के सेक्टर में उसको और व्यापक बनाया जा सकता है। अस्पतालों में जो लगने वाली भीड़ है और जो तरह तरह के स्कैनिंग्स हैं और उनको और सहज बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है, सस्ता बनाया जा सकता है, ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो और लोगों तक पहुंच उसकी ज्यादा हो जाए। तो हर सेक्टर में इसकी काफी एप्लीकेशंस हैं, काफी संभावनाएं हैं और आवश्यकता है व्यवस्थित ढंग से, एक मर्यादित ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाए और बहुत सारे देशों पर निर्भरता न रह करके अपने स्वदेश में विकसित टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व दिया जाए। भले इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम करें, कोलैबोरेशंस करें, लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी का विकास भारत में हो तो उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। अक्सर ये देखने में आया है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका हम बहुत बड़ा मार्केट तो बन जाते हैं, लेकिन जब बात उसको दूसरे देशों को देने की आती है तो उसमें भी हमें आगे रहना है, हमें दूसरे मार्केट्स भी तलाशने हैं, अपनी टेक्नोलॉजी इतनी सुदृढ़ बनानी है और उसमें उत्कृष्टता लानी है, ताकि पूरी दुनिया, जैसे हम नेतृत्व कर रहे हैं अभी एआई ग्लोबल अलायंस का, तो उस दिशा से हमारी ओर उसमें देखे और इच्छा रखे कि हम उसको कुछ नया देने वाले हैं। भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है भी। डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने एआई से संबंधित इतनी विस्तृत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आज बस इतना ही। प्रियंका को दीजिए अनुमति, नमस्कार।